चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। ज्योतिष जैसे जैसे डेवलप करना शुरू हुआ, जैसे जैसे ज्योतिष आगे बढ़ा, लोगों के जीवन को समझने के लिए तमाम चीजों का आविष्कार हुआ, तमाम विधाएं सामने आईं और लोगों के भविष्य को जानने के लिए एक अद्भुत तरीका आजकल अपनाया जा रहा है, आजमाया जा रहा है और उस तरीके का नाम है लाल किताब। आज ये पड़ताल करेंगे कि ज्योतिष, भारतीय ज्योतिष, वैदिक ज्योतिष लाल किताब के बाद वाकई में कितनी प्रभावशाली है। लाल किताब का सच क्या है, लाल किताब में बताए गए ढेर सारे उपाय कितने ज्यादा असरदार हैं, कितने कारगर हैं भी या नहीं हैं, और इनके उपायों को करने के पहले सावधान हो जाएं। ऐसा ना हो कि लाल किताब के आप उपाय तो कर रहे हैं लेकिन कोई फायदा ना हो आपको। राशियों की सबसे सटीक भविष्यवाणी आप तक पहुंचेगी और आप जान पाएंगे क्या है आज का शुभ पहर। तो लाल किताब के सच पर से पर्दा उठाएंगे, आपको इससे जुड़ी हुई बेहद अहम और महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज तिथि है पौष शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि। नक्षत्र है आज का पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र। चंद्रमा आज धनु राशि में संचरण करेंगे। राहुकाल का समय कुछ देर में शुरू होगा, सुबह के 10:30 से दोपहर 12 बजे तक का यह समय होगा। और पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की आज मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा दही खाकर और भगवान का स्मरण करके अगर आप यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि ये लाल किताब क्या भला है क्या लाल किताब। देखिए, लाल किताब की अगर हम बात करें तो ऐसी किताब नहीं है जिसका कवर लाल होगा तो उसको लाल किताब कह देंगे। नहीं, कवर किसी भी रंग का हो, लाल किताब एक अलग सी पुस्तक है, एक डिफरेंट सी किताब है। क्या खास बात है? ऐसा मानते हैं कि यह भी ज्योतिष का एक ग्रंथ है। हालांकि ज्योतिष के जो प्रमुख ग्रंथ हैं, बृहद जातक है, लघु पराशरी है और पराशर ऋषि की लिखी हुई किताबें हैं, तमाम अद्भुत पुस्तकें हैं। लाल किताब को भी लोग एक ज्योतिष का ग्रंथ मानते हैं। और अगर हम टेक्निकली देखें, अगर हम तकनीकी रूप से देखें, तो जो सामान्य ज्योतिष है, जो वैदिक ज्योतिष है, जो ऋषियों द्वारा बताया गया ज्योतिष है, उसके सिद्धांतों से इसके सिद्धांत अलग हैं। यानी इसके सिद्धांत सामान्य ज्योतिष से बिल्कुल अलग हैं। जो आम ज्योतिष है जिस पर हम बात करते हैं, महर्षि पराशर का ज्योतिष पराशरी के हिसाब से या बृहद जातक के हिसाब से या ग्रहों के डिग्रीज के हिसाब से, तो इसमें ग्रहों की सूक्ष्मता पर उतना विचार नहीं होता। इसमें ग्रह कितने सूक्ष्म हैं, कितने माइन्यूट हैं, उस पर विचार नहीं होता। लोग ज्यादा विचार करते हैं ग्रहों के स्थान पर। लाल किताब में ग्रहों की प्लेसमेंट इंपॉर्टेंट होती है। ग्रहों की जो माइन्यूट ऑब्जर्वेशन है, जो सूक्ष्मता है, लाल किताब उस पर विचार नहीं करता। हम आम ज्योतिष में जब हम बात करते हैं तो किसी ग्रह को ठीक करने के लिए, ग्रह से लाभ लेने के लिए अमूमन मंत्र जप की सलाह देते हैं कि भाई फला मंत्र जप लो, इस मंत्र को जपने से लाभ होगा। या कोई ग्रह बेहद परेशान कर रहा है तो ग्रह की शांति करा लो। लाल किताब में ऐसा कुछ नहीं है। लाल किताब में मंत्र जप की बात नहीं की गई, ग्रहों की शांति की बात भी नहीं की गई। ये किताब जीवन की समस्याओं से निकलने के लिए टोटकों का रास्ता बताती है। तमाम छोटे छोटे इसमें उपाय लिखे हुए हैं जिनको आप आम बोलचाल की भाषा में टोटका कह सकते हैं। इसमें तमाम छोटे छोटे टोटके बताए गए हैं और ऐसा माना जाता है कि अगर आप जीवन की जटिल समस्याओं से निकलना चाहते हैं तो आपको इन टोटकों को अपनाना पड़ेगा, आजमाना पड़ेगा। और जब आप इन टोटकों का प्रयोग करेंगे तो आप समस्याओं से बाहर निकल जाएंगे। वैदिक ज्योतिष टोटकों का मार्ग नहीं बताता, उपाय बताता है डेफिनेटली, लेकिन वो नहीं कहता कि ये कर दो, वो कर दो। इसमें आम तौर पर जो उपाय बताए जाते हैं वो सारे के सारे छोटे मोटे ट्रिक्स होते हैं, छोटे मोटे टोटके होते हैं जो लाल किताब में इस्तेमाल किए जाते हैं।
ये जो टोटके लिखे हुए हैं या जो छोटे छोटे उपाय लाल किताब में लिखे हुए हैं, ये अनुभव के आधार पर लिखे हुए हैं और ज्योतिष के आधार पर लिखे हुए हैं। जिस भी विद्वान ने इसे लिखा है उनका बहुत सम्मान है। उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर और ज्योतिष के आधार पर इन टोटकों को लिखा है, लेकिन इसके पीछे ग्रहों का आध्यात्म नहीं है। हर ग्रह के पीछे एक आध्यात्म है, हर ग्रह के पीछे एक साइंस है। अगर आप एलन लियो की एक किताब पढ़िए, इसोट्रिक एस्ट्रोलॉजी, तो आप जान पाएंगे कि हर ग्रह के पीछे का एक साइंस है, हर ग्रह के पीछे का एक विज्ञान है और हर ग्रह का एक आध्यात्म है, एक साइंस है। वो साइंस यहां नहीं है। यहां पर जो उपाय हैं, जो टोटके हैं, जो इंटरप्रिटेशन है, जो बातें की जाती है ना, वो ज्यादातर अनुभव बेस्ड हैं, वो अनुभव पर आधारित है। उसके पीछे ग्रहों का रिसर्च नहीं है, उसके पीछे ग्रहों का अध्यात्म नहीं है। ज्यादातर जो बातें हैं वो अनुभव से, एक्सपीरियंस से जनरेटेड हैं, एक्सपीरियंस से निकलकर सामने आई हैं। तो लाल किताब की जो पुस्तक है वो सामान्य ज्योतिष नहीं है, सामान्य ज्योतिष से अलग हटकर एक अलग तरह का ज्योतिष है। और इसके पीछे ग्रहों का रिसर्च नहीं है, इसके पीछे ग्रहों की सूक्ष्मता भी नहीं है, इसके पीछे किसी एक व्यक्ति का अनुभव है और उसके अपने टोटके हैं, उसके अपने उपाय हैं। आपको ये बताते हैं कि लाल किताब के जो टोटके हैं या लाल किताब के जो उपाय हैं वो दरअसल किस तरह के होते हैं, उनके ऊपर क्या होता है। देखिए, लाल किताब में ग्रहों के लिए चीजों को दबाने के उपाय बताए जाते हैं। कहा जाता है मंगल खराब है, मंगलवार के दिन गुड़ ले जाकर वीराने में दबा दो। फला ग्रह खराब है, सुरमे की शीशी ले जाओ, जमीन में दबा दो। यानी इसमें बहुत सारी जगहों पे आपको चीजें दिखाई देंगी जिसमें जमीन में चीजों को दबा दो, जमीन में चीजों को गाड़ दो। इस तरह की बातें काफी बताई गई हैं कि चीजों को जमीन में दबाओ। साथ ही साथ बहुत सारी चीजों को जल में बहाने के लिए कहा जाता है। वैदिक ज्योतिष में, सामान्य ज्योतिष में भी चीजों को जल में बहाने की बात की जाती है, लेकिन वहां पर जल में बहाने के पीछे का एक साइंस है। आप हर चीज जल में बहाने के लिए नहीं कह सकते कि जूता भी जल में बहा दो और चप्पल भी जल में बहा दो, लेकिन यहां पर चीजों को जमीन में दबाना और चीजों को जल में बहाने की बड़ी सारी बातें बताई गई हैं, बड़ी सारी बातें कही गई हैं। इसमें जीवनचर्या में तमाम बड़े बदलाव करने को कहा जाता है। लाल किताब के जो उपाय हैं उसमें कहा जाता है कि आप सुबह भोर में उठ जाइए और जो चूल्हा है वो दूध से साफ करिए, ऐसा करिए, सुबह उठिए, कान छिदा लीजिए और नाक छिदा लीजिए और ऐसा कर, मतलब जीवनचर्या जो बेसिक रूटीन ऑफ द लाइफ है उसमें बदलाव करने के तमाम उपाय भी लाल किताब में बताए गए हैं, लाल किताब में दिखाए गए हैं। इसमें जो उपाय हैं वो लगातार 43 दिनों तक करने को कहा जाता है। कहा जाता है कि अगर आप लाल किताब के उपाय कर रहे हैं, लाल किताब के टोटके कर रहे हैं, तो ये लगातार 43 दिनों तक करिए। यह भी कहा जाता है कि मान लिया आप ये उपाय ना कर सके तो जिनसे आपके खून के रिश्ते हैं वो व्यक्ति आपके लिए ये उपाय कर सकता है। मैं मान लिया कि कोई व्यक्ति बीमार पड़ गया, मान लिया श्याम बीमार पड़ गया, तो श्याम खुद अगर उपाय नहीं कर सकता तो श्याम के खून के रिश्ते वाला कोई व्यक्ति ये उपाय कर सकता है, ये भी कहा जाता है। तो लाल किताब के ज्यादातर जो उपाय हैं, जमीन में चीजों को गाड़ दो, पानी में चीजों को बहा दो, चूल्हे को दूध से बुझाओ, कान छिदा लो, मतलब तमाम ऐसे उपाय बताए जाते हैं जो वैदिक ज्योतिष में नहीं है या ज्यादातर का वैदिक ज्योतिष में उल्लेख नहीं है। यह भी कहा जाता है कि 43 दिनों तक अगर आप कोई उपाय करेंगे तभी उसका फायदा होगा, और अगर आप नहीं कर सकते कोई बात नहीं, जिनसे आपका ब्लड का रिलेशन है वो व्यक्ति आपके लिए ये उपाय कर सकता है। लाल किताब का आखिर सच क्या है, क्या इसकी वास्तविकता है? चलिए आपको बताते हैं। पहली बार आप जान पाएंगे कि लाल किताब और इसके उपायों का सच क्या है, इसके प्रमाण क्या है। लाल किताब के जो उपाय हैं वो ज्योतिष के सिद्धांतों पर आधारित नहीं हैं। ज्योतिष जो सामान्य ज्योतिष होता है, अमूमन हम सब जिस ज्योतिष का इस्तेमाल करते हैं वो महर्षि पराशर का ज्योतिष है, या बहुत सारे लोग अन्य किताबों को भी देखते हैं। उत्तर कालामृत है, पूर्व कालामृत है, बृहद जातक है, तमाम पुस्तकों का अध्ययन करके जो बेसिक किताबें हैं, जो ओरिजिनल टेक्स्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी है, उसको पढ़कर लोग ज्योतिष का अभ्यास करते हैं। लेकिन जो लाल किताब के उपाय हैं वो उस बेसिक ज्योतिष पर आधारित नहीं है।
लाल किताब के टोटके जो होते हैं ना, वो ज्यादातर अतार्किक होते हैं। उसके पीछे का तर्क अगर आप पूछिए कि ऐसा क्यों करो, तो कोई तर्क नहीं है, लेकिन करेंगे जरूर। अब आप कहते हैं कि भाई जमीन में गुड़ दबा दो। गुड़ जमीन में क्यों दबाओ? उससे बढ़िया है कि किसी को दान कर दो, गाय को खिला दो, मंदिर में दे आओ, किसी गरीब आदमी को दे दो, वो खा लेगा, उसको उसका प्रयोग होगा। अब उन चीजों को जमीन में दबाने से, आप चीजों को जमीन में दबा रहे हैं, उससे जमीन अशुद्ध हो रही है। आप जमीन में सुरमे की शीशी दबाना शुरू करिए। किसी ने कहा कि ऐसा करो, जमीन में सुरमे की शीशी दबा दो, साल भर तक शनिवार को दबाते रहो। अब साल भर में मेरे भाई 52-53 शीशियां हो गई, और आपने जमीन में दबा दबा के जमीन को अशुद्ध कर दिया। तो जमीन में चीजों को दबाना एक तो वैसे भी अतार्किक है, वो बीज तो है नहीं कि फर्टाइल होगा। जमीन में मिट्टी मिलानी हो, बात समझ में आती है, लेकिन जमीन में कांच की शीशी दबा रहे हैं, जमीन में गुड़ दबा रहे हैं, जमीन में चांदी दबा रहे हैं, तो ये तमाम चीजों को जमीन में दबाने से जमीन अशुद्ध हो रही है। नेचर में आप खिलवाड़ कर रहे हैं। साथ ही साथ नदियों में चीजें बहा रहे हैं। देखिए, जौ बहाने के लिए आम ज्योतिष में कहा जाता है, लेकिन जौ भी जरा सी मात्रा में, चुटकी भर अनाज है, पानी में मिक्स होगा, उसके वाइब्रेशंस पैदा होंगे। लेकिन हम आपसे कहें कि आप दूध बहाइए जमीन नदी में, या हम आपसे कहें कि आप गुड़ बहाइए नदी में, या रेवड़ियां बहाइए नदी में, इसका क्या तर्क है? तो नदियों में चीजें बहा रहे हैं, जमीन में चीजें दबा रहे हैं, इसका कोई लॉजिक तो है नहीं। ये चीजें अतार्किक हैं, और ये चीजें लाल किताब में इलॉजिकल चीजें बताई जाती हैं। बहुत बार तो ये भी सुना जाता है कि कुछ लोग कहते हैं कि भैया तुम्हारी कुंडली में ग्रह ऐसे हैं, तुम भगवान की पूजा उजा मत करो, अपने घर में पूजा पाठ बंद कर दो, वरना तुम्हें नुकसान हो जाएगा। आप किसी आदमी से कह सकते हैं क्या कि तुम अपने पिताजी का सम्मान मत करो? आप किसी आदमी से ये कह सकते हैं क्या कि तुम अपने माता पिता की सेवा मत करो? अगर ऐसा नहीं कह सकते तो ऐसा कैसे कह सकते हैं कि अपने भगवान की पूजा मत करो? ये कौन सी पुस्तक है जो कहती है कि तुम अगर पूजा करोगे तो तुम्हारा बुरा हो जाएगा, तुम अगर मंदिर जाओगे तो तुम्हें नुकसान होगा? और ऐसी बातें इसमें कही जाती हैं। और आजकल बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो कहेंगे कि मेरी कुंडली में ऐसे ग्रह हैं जो कहते हैं कि मुझे पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। अरे भैया, ऐसी कौन सी बात है जो कह सकती है कि आप ईश्वर के पास मत जाइए? कोई भी ग्रह हो, कोई भी नक्षत्र हो, कोई भी उपाय हो, ईश्वर तक पहुंचने से अगर आपको रोक रहा है तो उस उपाय को तुरंत भूल जाइए। क्योंकि दुनिया में और कुछ रहे ना रहे, लेकिन ईश्वर जरूर रहेंगे और आपके साथ रहेंगे। इसीलिए जब आप ये कहते हैं कि मेरी किताब में, मेरी कुंडली में लिखा है कि मुझे पूजा नहीं करनी चाहिए, मुझे धर्म स्थानों पर नहीं जाना चाहिए, तो इसका कोई भी मतलब नहीं है। ये चीजें बिल्कुल सही नहीं है। इसके जो उपाय हैं वो ज्यादातर समय बर्बाद करते हैं, क्योंकि इन उपायों का कोई ज्योतिषीय आधार नहीं होता। आप कोई भी उपाय बताते हैं, या मैं कोई भी उपाय आपको बताऊं, या कोई भी विद्वान ज्योतिषी आपको उपाय बताता है, तो उसके पीछे कोई ज्योतिष का ग्राउंड होता है। अगर हम आपको कहते हैं कि मंगलवार को गुड़ का दान करो, तो गुड़ मंगल की चीज है, और हम ये कहते हैं कि दान करो ताकि किसी के प्रयोग में आए, और जब उस व्यक्ति के प्रयोग में आएगा तो उसके वाइब्रेशन से, उसकी तरंगों से और उसके आशीर्वाद से आपको फायदा होगा। लेकिन हम आपसे ये कहें कि आप सुनसान जगह पे जाके वीराने में गुड़ दबा दो, तो जमीन के अंदर गुड़ दबाएंगे, गुड़ भी खराब होगा, जमीन भी खराब होगी, और आशीर्वाद तो भूल जाइए। इसीलिए लाल किताब के जो उपाय हैं वो अतार्किक हैं, उसका कोई ग्राउंड नहीं दिखाई देता, और इसके पीछे कोई ज्योतिषीय आधार भी नहीं है। अब आपको बताते हैं कि लाल किताब के अगर आपको कोई उपाय बताता है, मान लिया कोई बताता ही है, भाई हर व्यक्ति कितना बताता है नहीं बताता है, लेकिन मान लिया कोई आदमी आपको देख रहा है कि आप तकलीफ में हैं, आप परेशानी में हैं, उसको लाल किताब की जानकारी है, थोड़ी है, ज़्यादा है, जैसी भी है, वो आपको उपाय बताता है। हमें क्या करना चाहिए? हम तो परेशान हैं, और जब व्यक्ति परेशान होता है, कोई भी व्यक्ति परेशान होता है, तो ज्योतिषी के पास जाता है। ज्योतिषी जो उसको उपाय बताते हैं वो करने की कोशिश भी करता है, भाई ठीक होना है, उसको समस्या से बाहर निकलना है। अब मान लिया कि कोई आपको लाल किताब के उपायों के बारे में बताता है, तो करना क्या चाहिए? देखिए, यादृशी भावना यस्य सिद्धिर भवति तादृशी, जिसकी जैसी भावना होती है उसको वैसे ही परिणाम जीवन में प्राप्त होते हैं। इसीलिए अगर आपको ज्यादा भरोसा है, अगर आप कन्विक्टेड हैं, अगर आपको भरोसा है कि इन उपायों को करने से मुझे फायदा होगा ही होगा, तो आपका विश्वास काम कर जाएगा, आपको फायदा हो जाएगा। इसीलिए अगर आपको ज्यादा भरोसा है तब उपाय करिए, अन्यथा उपाय मत करिए।
उपाय करने के पहले ये देखिए कि जो आप उपाय करने जा रहे हैं उसका प्रभाव क्या होगा, उसका इफेक्ट क्या होगा। जैसे किसी ने आपसे कहा कि तुम ऐसा करो, 1.25 किलो उड़द की दाल या उड़द की दाल तुम नदी में प्रवाहित कर दो। आप पहुंच गए, 5 किलो उड़द की दाल लेके नदी में ले जाके आपने प्रवाहित कर दिया, और नदी में ले जाके जब आपने उड़द की दाल प्रवाहित की, किसी ने आपको पकड़ लिया कि पता नहीं नदी में क्या फेंका है। इसलिए उपाय करने के पहले आप उसके पीछे का प्रभाव देख लें कि उसका इफेक्ट क्या है, उसका आफ्टर इफेक्ट क्या है, नेचर पर, समाज पर, चीजों पर क्या असर पड़ेगा, इसको जरूर जांच लें। कोई भी ऐसा प्रयोग मत करें, चाहे वो मैं बताऊं, कोई बताए, कोई भी लाल किताब बताए, पीली किताब बताए, कोई भी ज्योतिषी बताए, ऐसा प्रयोग मत करें जिससे प्रकृति पर दुष्प्रभाव पड़ता हो। जमीन में चीजों का दबाना, दूध की बर्बादी करना, जो खाने पीने की चीजें हैं बजाय किसी को देने के जमीन में दबा देना, पानी में बहा देना, ये सब उपाय करने से वो चीज भी खराब हो रही है और नेचर भी खराब हो रहा है। तो ऐसे प्रयोग ना करें जिसका प्रभाव प्रकृति पर निगेटिव पड़ता हो, जिसका प्रकृति पर दुष्प्रभाव पड़ता हो। और जब आप किसी समस्या से जूझ रहे हैं, मैं ये नहीं कहता कि आप उपाय मत करिए, मैं ये भी नहीं कहूंगा कि आप यहां मत जाइए वहां मत जाइए। आदमी परेशान होता है, 12 दरवाजों पर घंटी बजाता है अपनी समस्याओं के समाधान के लिए, दर दर की ठोकर भी खाता है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि आप यहां मत जाओ वहां मत जाओ, लेकिन आप जब भी लाल किताब के उपाय करते हैं, लाल किताब की चीजों को फॉलो करते हैं, तो उसके साथ वास्तविक ज्योतिष को भी जरूर देख लें कि वास्तव में जो ज्योतिष है, जो वैदिक ज्योतिष है, जो हमारी परंपरागत एस्ट्रोलॉजी है, वो उसके बारे में क्या कहती है। और जब आप परंपरागत ज्योतिष को देख लेंगे तब हो सकता है आपको ज्यादा सटीक उपाय मिल जाए। जैसे लाल किताब में यह कहा जा सकता है कि चंद्रमा अगर खराब है तो चांदी का हाथी बनवा के अपने कमरे में रख लो। अब भैया लो, हाथी बनवा के चांदी का रख लिए, ना उसके कांटेक्ट में है ना उसके संपर्क में है, लेकिन हाथी चंद्रमा को कैसे मजबूत कर देगा वो तो भगवान ही जानता होगा। लेकिन यह भी तो कहा जा सकता है ना वैदिक ज्योतिष के हिसाब से कि चांदी का एक चंद्रमा गले में बनवा के पहन लो। अब चांदी बॉडी से टच करेगी, चंद्रमा के एलिमेंट बेहतर होंगे। वैदिक ज्योतिष ये कहता है कि पानी की बर्बादी मत करो, पानी की बर्बादी नहीं करेंगे तो चंद्रमा बेहतर होगा। वैदिक ज्योतिष ये भी कहता है कि अगर चंद्रमा खराब हो तो भगवान शिव की पूजा करो। ऐसी दशा में आप ये भी जरूर देखिए कि आपकी समस्याओं के समाधान के लिए लाल किताब में जो उपाय बताए गए हैं कितने वो रीजनेबल हैं, कितने वो लॉजिकल हैं, और जो वास्तविक ज्योतिष है, जो रियल एस्ट्रोलॉजी है, वो उसके बारे में क्या कहती है। और रियल एस्ट्रोलॉजी जो उसके बारे में कहती है, उसके लिए जो मंत्रों का प्रयोग बताती है, रत्नों का प्रयोग बताती है, छोटे मोटे तार्किक रीजनेबल उपाय बताती है, अगर वो आप करते हैं तो उससे आपको फायदा ज्यादा होगा। मेष राशि, कोई महत्वपूर्ण निर्णय फिलहाल आप न लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। और इस समय नौकरी में परिवर्तन भी ना करें। रिश्तों की कीमत पहचानिए, क्योंकि लोग आपसे दूर हो रहे हैं। कहां गलती हो रही है, कहां गड़बड़ी हो रही है, उसको पहचान लें तो अच्छा रहेगा। शुभ रंग नीला होगा आपके लिए आज, और भाग्य होगा 69%। नौकरी के मामले में, व्यवसाय के मामले में परिवर्तन होगा। संतान प्राप्ति की तमाम मुश्किलें हल होंगी और आपके परिवार की तमाम समस्याएं भी सॉल्व हो जाएंगी, हल हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा आसमानी, और भाग्य होगा 75%। मिथुन राशि, सेहत आज आपकी यकीनन बेहतर रहेगी। नौकरी में इंप्रूवमेंट होगा, सुधार होगा, और आपको उपहार का और सम्मान का लाभ मिलता हुआ भी दिखाई देगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सुनहरा यानी कि गोल्डन, और भाग्य होगा 60%। कर्क राशि, धन लाभ के योग बने हुए हैं आपके लिए। आपके संबंध आपके पुराने मित्रों के साथ बेहतर होंगे, जो कि एक राहत की बात है। और अगर आज आप कोशिश करें, किसी काम में कोई दिक्कत आ गई हो, कोई अड़चन आ गई हो, तो आपके तमाम बिगड़े हुए काम भी आज बन जाएंगे। शुभ रंग लाल होगा, और भाग्य होगा 73%। सिंह राशि, सेहत में सुधार होता हुआ दिख रहा है। सेहत में सुधार होना शुरू हो जाएगा। किसी पुरानी समस्या का हल भी निकल जाएगा, कोई पुरानी समस्या भी सॉल्व हो जाएगी।
लेकिन याद रखें, मौका बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए महत्वपूर्ण काम न टालें। हर बार अवसर दरवाजे पे आ जाए ये जरूरी नहीं होता। शुभ रंग क्रीम है और भाग्य है 57%। कन्या राशि, आपके वैवाहिक जीवन की अड़चनें, विवाह तय होने की अड़चनें और आपके प्रेम के मामले डेफिनेटली हल होते हुए दिखाई देंगे। किसी नई संपत्ति का आप क्रय कर सकते हैं, कोई नई प्रॉपर्टी आप ले सकते हैं, ये संभावना बनती है। और इस समय आप ध्यान रखें, लापरवाही ना करें, वरना कीमती सामान आपका खो सकता है। शुभ रंग आपका धानी होगा और भाग्य होगा 73%। तुला राशि, लिब्रा, घर में कोई शुभ कार्य होता हुआ दिखाई दे रहा है। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे हो रहे हैं, लेकिन आज जल्दबाजी मत करिएगा। ऐसा ना हो कि जो बना बनाया खेल है वो बिगड़ जाए। शुभ रंग सफेद होगा, व्हाइट होगा और भाग्य होगा 81%। वृश्चिक राशि, परिवार में वाद विवाद के संकेत दिखाई दे रहे हैं, शांति रखें। नौकरी में भी तनाव की स्थिति आ सकती है। घर से निकलते समय आज जरा सी दही खाकर निकलिएगा, आपको सफलता मिलेगी, मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग गुलाबी होगा और भाग्य होगा 66%। धनु राशि, नौकरी में आपका स्थान बदल सकता है, नौकरी में आपका ट्रांसफर हो सकता है, ये संभावना बनती है। प्रेम में सफलता के योग बनते हैं और धन लाभ के योग भी फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। शुभ रंग हरा होगा और भाग्य होगा 77%। मकर राशि, दिन भर आपको दौड़ भाग करनी पड़ेगी। नौकरी में पद परिवर्तन होता हुआ इस समय दिख रहा है, लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है, आपके संतान की तमाम समस्याएं हल होंगी, संतान पक्ष आपका बेहतर होगा। शुभ रंग सिल्वर यानी चांदी जैसा रंग और भाग्य होगा 80%। कुंभ राशि, कोई पुरानी इच्छा आपकी पूरी होगी, नौकरी में सुधार होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन इससे भी अच्छी बात यह है कि आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, स्वास्थ्य की मुश्किलें हल हो जाएंगी। शुभ रंग नारंगी है और भाग्य है 70%। मीन राशि, कोई बड़ा अवसर, कोई महत्वपूर्ण अवसर और यकीनन ये आपके करियर से जुड़ा हुआ है, आपको आज मिलता हुआ दिखाई देगा। तनाव में और दबाव में कमी आएगी। बेहतर यह है कि बड़ों की सलाह मानकर काम किया जाए। अगर बड़ों की सलाह मानकर आप काम करें तो आपको लाभ जरूर होगा। शुभ रंग गुलाबी है और भाग्य है 65%। एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, स्वाति हैं इंदौर से, उनसे बात करते हैं। बताइए। नमस्ते शैलेंद्र जी। जी नमस्कार। मेरे पति हैं, उच्च शिक्षित हैं, लेकिन उनका स्वभाव बहुत एडमेंट है, इसलिए खुद ही परेशान रहते हैं और परेशान हो जाते हैं। डेट ऑफ बर्थ क्या है पति की? उनके 16 फरवरी 1955, समय सुबह 6:20 रतलाम। सुबह 6:20? हाँ, 6:20। और जन्म स्थान है रतलाम? जी, मध्य प्रदेश। तो इनके स्वास्थ्य, इनके बात बर्ताव से, इनके बिहेवियर से परेशान हैं? हाँ, वो खुद ही परेशान हो जाते हैं, पर खुद को समझ में नहीं आती, बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हैं। और इसके अलावा कोई समस्या नहीं? और कोई समस्या नहीं, यही सबसे बड़ी समस्या है। आपके पति की कुंडली मकर लग्न की बनती है, राशि देखो इनकी बनती है वृश्चिक। चंद्रमा जो होता है ना, जब वो वृश्चिक राशि में बैठता है, नीच का हो जाता है, तो बड़ा अनकंफर्टेबल होता है। और दूसरा जो बुद्धि का मालिक है, बुध नामक प्लेनेट, वो लग्न में बैठ गया है। तो ये कुंडली है ना, वो मन से ज्यादा चल रही है, बुद्धि से नहीं चल रही। हालांकि लग्न में बुध के बैठने का मतलब ये है कि बुद्धिमान बहुत हैं, इंटेलिजेंट बहुत हैं, एक अच्छा करियर होगा, जीवन में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन चंद्रमा बड़ा अनकंफर्टेबल है, और चंद्रमा को जिस ग्रह से सपोर्ट मिलता है, वेनस, वो भी राहु के साथ बैठ गया है। तो मन में तमाम तरह की जो चीजें हैं, एक तो एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। चंद्रमा की वजह से जो भी मन में चलता होगा, ऑफिशियल प्रॉब्लम है, इमोशनल प्रॉब्लम है, फिजिकल है, जो भी मन में होगा, उसको ये एक्सप्रेस नहीं करते हैं। अब आप किसी चीज को जब एक्सप्रेस नहीं करेंगे, अपनी समस्याओं को किसी को नहीं कहेंगे, तो वो किस रूप में बाहर आएगा? चिड़चिड़ेपन में बाहर आएगा, डिप्रेशन में बाहर आएगा, गुस्से में बाहर आएगा, फ्रस्ट्रेशन में बाहर आएगा।
और वो चीज़ यहाँ पर मजबूती से होती हुई दिखाई दे रही है। ये सारी की सारी समस्या चंद्रमा वाली है और चंद्रमा की वजह से ही इस तरह की मुश्किलें पैदा हो रही हैं। अभी अगर हम वर्तमान में नज़र डालें कि वर्तमान स्थिति क्या है, तो आपके पतिदेव की जो महादशा है वो मंगल की है और फिलहाल इनकी अंतरदशा चल रही है बृहस्पति की। बृहस्पति कुंडली में कमजोर है, छठे खाने में बैठा है, केतु के साथ बैठा है। तो अभी हम तुरंत तो बहुत उम्मीदें नहीं कर सकते कि तुरंत बहुत इंप्रूवमेंट हो जाएगा, लेकिन जून 2017 के बाद से सुधार होने की संभावना बन सकती है। 2 उपाय करने की जरूरत है इनको। एक तो इनको एक पन्ना पहना दिया जाए, 6-7 रत्ती का पन्ना, थोड़ा ग्रीन ज्यादा हो तो अच्छा है, चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की छोटी उंगली में बुधवार की शाम को एक पन्ना पहनाया जाए और हर सोमवार को सफेद चीज का, जैसे चावल है, चीनी है, दूध है, इसका किसी निर्धन व्यक्ति को दान करें तो मुझे लगता है धीरे धीरे इंप्रूवमेंट हो जाएगा। एक दर्शक जुड़ रही हैं शिमला से, मीरा हैं हमारे साथ। मीरा से बात करते हैं। मीरा जी बताइए। नमस्कार पंडित जी नमस्कार। मैं अपने भाई के बारे में पूछना चाहती हूँ जी। भाई की डेट ऑफ बर्थ क्या है? 23 जनवरी 1975। 23 जनवरी 1975। हाँ जी। समय? टाइम 7:02 शाम के। और कहाँ पे जन्म हुआ है? डिस्ट्रिक्ट सोलन के चिमाकड़ी पुल पे। क्या दिक्कत है आपके भाई को? एक तो ये नशे की तरफ जा रहा है और इसका पैसा बाहर फंस गया है, वो आ नहीं रहा है। अभी क्या करते हैं आपके भाई साहब? ये तो ऐसे कंपनी में जी एक छोटी मोटी। कुंडली जो आपके भाई साहब की बनती है, ये बनती है कर्क लग्न की, राशि बनती है वृषभ। कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह मंगल कुंडली के छठे खाने में बैठा है और शनि से एस्पेक्टेड है। अब 2 बातें तो निश्चित हो गई। पहला तो ये कि इनके लिए कारोबार करना बहुत अच्छा नहीं रहेगा, इनके लिए हमेशा ही नौकरी करने के परिणाम बेहतर होंगे। दूसरी बात यह है कि चंद्रमा जब खराब होता है, पीड़ित होता है, तो हम अपनी समस्याओं के समाधान के लिए शुरुआत में तो मौज मजे के लिए और बाद में अपने मन को मजबूत करने के लिए, मन की समस्याओं से निजात पाने के लिए हम नशे का, अल्कोहल का, ड्रग्स आदि का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं और वो बात यहाँ पे दिख रही है। चंद्रमा खराब है और जो मन को मजबूत करता है कुंडली में, जो मन की बुद्धि को देता है, वो मंगल है, शनि से पीड़ित है। तो गलत आदतें भी हैं और गलत आदतों की वजह से पैसा फंस गया, पैसा मार्केट में नहीं निकल पा रहा है, पैसे की दिक्कत परेशान कर रही है। अभी इनकी दशा शुक्र की चल रही है जो कि बहुत फेवरेबल नहीं है। शुक्र इनका अप्रैल में खत्म होगा, तो अप्रैल 2017 के बाद हम इनके बेहतरी की उम्मीद कर सकते हैं। अप्रैल 17 के बाद से इनके जीवन में सुधार होता हुआ दिखाई देगा। दूसरा यह है कि इनके स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए, इनका फंसा हुआ पैसा निकालने के लिए एक तो इनको मोती पहना दीजिए, तकरीबन 12-14 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की छोटी उंगली में। सोमवार की रात्रि को मोती पहनाना अच्छा होगा और ये खुद करें तो बहुत अच्छा, वरना आप इनकी बहन है, आप भी चाहें तो इनके लिए सुबह शाम ओम शं शनैश्चराय नमः शनि मंत्र का जप करें। ईश्वर ने चाहा तो मुश्किल हल हो जाएगी। एक दर्शक जुड़ रही है सांगली महाराष्ट्र से, उनसे बात करते हैं। बताइए जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? हाँ, मेरे बेटे के बारे में पूछना है। बेटे के बारे में? हाँ, उसकी शादी के बारे में। डेट ऑफ बर्थ क्या है बेटे की? 9/4/92। 9/4/92। 1992। समय बताइए। समय दोपहर का 1:07। और कहाँ पे जन्म हुआ है? महाराष्ट्र सांगली। तो अभी क्या दिक्कत आ रही है बेटे के जीवन में? बेटी के लिए शादी की कब होगी यानी करियर? आपकी बेटी के विवाह में अभी थोड़ा सा विलंब दिखाई दे रहा है। अभी हम ये नहीं कह सकते कि इनकी शादी तुरंत होने वाली है, कम से कम 2 वर्षों का समय है। 2018 में इनके विवाह का योग बनता है, क्योंकि जो मंगल नामक प्लेनेट है अभी बहुत मजबूत नहीं है और ऐसा मंगल होने पर विवाह में ज़रूरत से ज़्यादा विलंब होता ही है। तो 2018 में शादी होगी इनकी और मेरे हिसाब से वो भी कोई ख़ास विलंब नहीं है। अगर कोशिश की जाए तो 2018 में इनकी शादी हो सकती है।
दूसरी बात यह है कि अगर ये टीचिंग या बैंकिंग क्षेत्र में करियर बनाने के बारे में सोचें तो इनके लिए बेहद अच्छा होगा, क्योंकि वैसे भी कुंडली कर्क लग्न की है, मिथुन राशि डोमिनेट करती है, मिथुन राशि है इनकी, तो बैंकिंग में या टीचिंग में जाने के बारे में सोचें तो अच्छा रहेगा। लेकिन इनके स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना चाहिए। इस कुंडली में स्वास्थ्य का फैक्टर एक तो अच्छा नहीं है, और दूसरा ये है कि जब भी विवाह करें, विलंब होता है होने देंगे, लेकिन जल्दबाजी में कोई डिसीजन लेके अपने आप को खराब कर लें या चीज़ों को बिगाड़ लें, वो अच्छा नहीं होगा। उसको मैनेज करने के लिए, उससे निपटने के लिए एक इनको अभी से देसी मूंगा, इंडियन कोरल, वजन में 10 से 12 रत्ती, तांबे की अंगूठी में, सीधे हाथ की अनामिका उंगली में, रिंग फिंगर में, मंगलवार को सुबह आप धारण करवाएं, बहुत अच्छा होगा। और दूसरा, सुबह शाम दोनों समय नमः शिवाय का जप करें, इससे इनकी मुश्किल हल हो जाएगी। तो लाल किताब की हमने बात की। एक बात आपको और बता दूं लाल किताब के बारे में, कि लाल किताब के हिसाब से जो रिश्तों के बारे में कहा जाता है उस पर बहुत ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि अगर लाल किताब के हिसाब से रिश्ते निभाने चलेंगे ना, तो ईश्वर ही मालिक है। उसमें मंगल का इंटरप्रिटेशन ऐसा होता है जो आपके रिश्तों को ठीक करने की बात तो भूल जाइए, कहीं ऐसा ना हो कि रिश्ते खराब हो जाएं। जान लेते हैं अब क्या है आज का शुभ पहर। आज का शुभ पहर है शाम को 8 बजे से रात को 9:30 तक। इस समय में किसी भी भगवान को अच्छा होगा कि भोलेनाथ को मिश्री का भोग लगाएं। अगर आप मिश्री का भोग लगाएं तो बहुत सुंदर रहेगा। ऐसा करने से एक तो मिश्री का भोग लगाइए और इसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करिए। ऐसा करने से आर्थिक समस्याओं में आपके निश्चित रूप से सुधार होगा, लेकिन ये करना होगा शुभ पहर में ही। और शुभ पहर का जो समय है आपके लिए आज, वो है रात को 8 बजे से 9:30 तक। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए संजय सिन्हा की कहानी। नमस्कार।